करा था, ठीक है। स्पेसिमेंस कलेक्शन और जो भी स्पेसिमेन कलेक्शन है मीन्स माइक्रोबायोलॉजी के जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं, बॉडी से सैंपल ले रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। बट हमारा कल का क्लास डिस्टर्ब हो गया था तो अच्छे से नहीं हो पाया था। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन मीन्स हमें जानना है कि स्पेसिमेंस क्या होते हैं, कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, और हम इसमें क्या क्या चीजें कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सा फ्लूइड हो सकता है, टिश्यू हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, और क्यों हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर critical consideration because any results the laboratory generates is limited by the quality of the specimen and its condition on arrival in the laboratory. इट मीन्स ये है कि जब भी हम कोई पेशेंट का कलेक्शन कलेक्ट करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद अगर सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम अगर वो सैंपल लेबोरेटरी में टाइम से नहीं पहुंचाते हैं मीन्स या फिर एग्जैक्ट जगह से हम कलेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या कई बार क्या होता है कि रिजल्ट में चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस का मीन्स ये कि जो हम एक्चुअल डिजीज कंडीशन या पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी देखना चाह रहे हैं, जो भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। कंडीशन डिपेंड करता है कि उसको लैब में पहुंचने में टाइम लग गया है, या फिर जो वाइल है वो जिसमें हमने कलेक्ट करा वो सही नहीं हो सकता। बहुत सारे वेरिएशंस इन चीजों के कारण आ सकते हैं। सो स्पेसिमेन शुड बी ऑब्टेन्ड टू minimize the possibility of introducing contaminated microorganisms that are not involved in the infectious process. अब सेकेंड थिंग इसमें होता है कि हमने जैसे डिस्कस करा था कि वहाँ पे जो भी इन्फेक्टियस प्रोसेस होती है वो हमें परफॉर्म नहीं करनी है। हमें इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए प्रॉपर जो स्टेराइल वाली जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। तो हमें स्पेसिमेन और जो भी कलेक्शन है, जो भी ब्लड का सैंपल हो सकता है, स्पुटम का जो भी सैंपल हम कलेक्ट कर लें, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमें प्रॉपर फॉलो करनी होती हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे डिस्क्राइब करी गई हैं। फर्स्ट इज दैट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन किस टाइप का इन्फेक्शन है। मीन्स ये फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग ये है कि डिपेंड करता है कि हमें पता रहता है कि हो सकता है ये प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें कौन सा सैंपल कलेक्ट करना है। मीन्स डिपेंड करता है इन्फेक्शन के टाइप पे। फॉर एग्जाम्पल हमें ब्लड में इन्फेक्शन लग रहा है या ब्लड टेस्ट कुछ करना है, तो उसके लिए हमें ब्लड सैंपल लेना है। कई बार ऐसे होता है कि हमें डिजीज कंडीशन पता रहती है, तो कुछ ड्रेन से हम सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, तो जो ड्रेन से फ्लूइड आउट होता है बॉडी से, हम उसको कलेक्ट करके उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। फिर जैसे आता है कि कुछ चीजें आप समझते हो कि टिश्यू बायोप्सी के लिए भी हम वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, बायोप्सी होती है, उसके अंदर जो मैलिग्नेंट कैंसर का मैलिग्नेंट कैंसर का वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है। तो बहुत सारे सैंपल्स हैं जो हम बॉडी से कलेक्ट कर सकते हैं फॉर टू फाइंड आउट द डिजीज कंडीशन। सेकेंड पॉइंट है इसमें एसेप्टिक प्रिकॉशंस, मीन्स हमें जो भी एसेप्टिक प्रिकॉशंस यूज करने हैं प्रॉपर, हमें इन्फेक्शन को फैलने नहीं देना है। मीन्स हम हमारे हैंड्स डायरेक्टली टच नहीं करने हैं। जो भी गाइडलाइंस है WHO के अकॉर्डिंग हो सकता है, हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग हो सकता है, तो हमें प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस यूज करने हैं। नेक्स्ट इज दैट एनाटॉमिक साइट्स एंड लोकेशन। इसमें आता है कि जो भी कंडीशंस है, जो भी डिजीज है, हम आइडिया तो लगा चुके होते हैं, तो हमें प्रॉपर एनाटॉमिकल कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। कि अभी जैसे आता है कि ब्लड का सैंपल लेना है, तो हमें पेशेंट को देख के पता लगना चाहिए कि हम प्रॉपर कौन सी जगह से, कौन सी स्ट्रक्चर से पेशेंट का सैंपल ले सकते हैं। लोकेशन और स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट उस पर कंफर्ट भी होना चाहिए। एंड देन आता है एडिक्वेट अमाउंट एंड
वॉल्यूम। इसका मीन्स यहाँ पे है कि जो भी सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं या कोई भी यूरिन सैंपल हो सकता है, तो हम जो भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो मीन्स एडिक्वेट होना चाहिए उस टेस्ट के लिए, जो टेस्ट डॉक्टर ने हमें बोला है, जो इन्वेस्टिगेशन हमें पेशेंट का कराना है, उसके लिए सैंपल है वो एडिक्वेट होना चाहिए। And then tissue or other body fluid should be preferred our swab to get quality material। अब जैसे कि आजकल जैसे कोरोना का आरटीपीसीआर और एंटीजन जैसे कर रहे हैं, तो वो आप समझ रहे हैं ना, वो किसी के, आप लोगों के घरों में से किसी ने भी कराया होगा, या फिर कोई भी बीमार हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन कराते ही कराते हैं, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ यही यहीं से सैंपल क्यों ले रहे हैं। तो वो चीजें होती कि हमें वहां पर प्रॉपर स्वाब यूज करने हैं। अभी जैसे कोरोना वाले में आरटीपीसीआर में ऐसा ही हो रहा है। एंड देन प्रॉपर टाइमिंग मीन्स ये होता है कि कई बार यूरिन सैंपल के लिए हमें खाली पेट पेशेंट होना चाहिए, तो वो हम पूरी नाइट से पेशेंट को बोल के रखते हैं, पेशेंट को पूरे इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं। तो वो चीज होती है कि हमें कंफर्म टाइमिंग पता होना चाहिए कि अगर हम अब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो पेशेंट का जो रिपोर्ट है वो पूरा प्रॉपर रिपोर्ट आएगा। अगर ये रहता है कि नहीं मीन्स हम कभी भी सैंपल ले लेते हैं जब चाहे, जब लैब में भेज रहे हैं, तो ये जो सारी हमारे जो नेग्लेंसी जो होती है काम करने की, उससे क्या पेशेंट का डिजीज कंडीशन का जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रॉपर रिजल्ट आना होता है, वो नहीं आता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन आता है क्लिनिकल लेबोरेटरी फॉर्म। अब हाँ, जब भी हम पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर जो भी वायल होती है, जैसे कि ब्लड का भी अगर लेते हैं, यूरिन का भी लेते हैं, ब्लड के सैंपल के लिए भी अलग अलग वायल्स होती हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर लेबल करके रखना होता है कि मीन्स हमें नाम पेशेंट का, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे है ना कि एन आइडियल रिक्वेस्ट फॉर्म, जो भी रिक्वेस्ट फॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना फॉर्म भी रखते हैं, उस पे क्या हमें वो फॉर्म भरना पड़ता है पूरा, उसमें पेशेंट का नाम, एज, मीन्स प्रॉपर पेशेंट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस पे। उसके साथ ही हम पेशेंट को वहाँ, पेशेंट का जो भी सैंपल है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए, वरना तो वहां पे कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कौन सा पेशेंट था, क्या सैंपल है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, वो चीजें नहीं पता चलती हैं। उसलिए वहां पे जरूरी चीजें होती हैं कि जो कंसर्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, हमें वहां पे पेशेंट के भी साइन चाहिए होते हैं कि पेशेंट इस चीज के लिए रेडी है। तो उसमें पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, आईपी नंबर, मीन्स ये इन वार्ड के नंबर जो भी हैं, पेशेंट नंबर होता है, टाइम हमने कब लिया है, डेट हम कब ले, कौन सी डेट को ले रहे हैं, कौन से वार्ड में पेशेंट एडमिट है, और फिर देन आते कि अगर हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो हम अर्जेंट उसमें पुट करते हैं। रूटीनली है मीन्स 2-3 डेज में ही रिपोर्ट आनी है तो कोई बात नहीं है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग आती है। नेचर ऑफ स्पेसिमेन लिखते हैं, और इन्वेस्टिगेशन नीडेड मीन्स वहाँ ये क्यों रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कौन सा पेशेंट है, तो ये सारी चीजें हमें जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उसमें पुट करना होता है, और सैंपल के साथ लैब में ट्रांसपोर्ट करना होता है। प्रॉपर टाइमिंग, क्लिनिकल लेबोरेटरी फॉर्म, मीन्स ये सारी चीजें हमें जनरल जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया, प्रॉपर हैंडलिंग, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी ये आ गया ना कि उनको जैसे जो वाइल है, अभी जैसे कई बार होता है उनको प्रॉपर हैंडलिंग का नहीं पता होता हमें कि कैसे प्रॉपर उनको पकड़ते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें जैसे ब्लड की वायल है तो उसमें कैसे करते हैं, फिर ऐसे कई बार ऐसे होता है कि हम ओपन छोड़ देते हैं तो फिर वो रिजल्ट में वेरिएशन आ जाते हैं। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए उस सैंपल के रिगार्डिंग जो हम कलेक्ट करने जा रहे हैं। और जब भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वायल को, जो भी कंसर्न फॉर्म है उसको हमें कंफर्म पूरा लेबल करना है, जैसे कि ये वाइल आपको शो हो रहा है, ऐसे हमें पूरा पेशेंट का नाम, एज और आईपी नंबर ये चीजें लिख देते हैं। तो उससे क्या कि पता रहता है, जो लैब में इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको भी आइडिया रहता है कि ये उस पेशेंट का है। यूज ऑफ प्रॉपर कंटेनर, अभी इसमें एक पॉइंट इंक्लूड आता है कि यूज ऑफ प्रॉपर कंटेनर, इट मीन्स जो भी सैंपल हम कलेक्ट करने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सा कंटेनर है जिसका प्रॉपर हमें यूज करना है।
जैसे कि यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी के लिए जो वाइल आते हैं वो अलग आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे यूरिन सेंसिटिविटी कल्चर के लिए कौन सी वाइल है, हमें पेशेंट को वो ही प्रोवाइड करानी है, पेशेंट को उसी तरीके से एजुकेट करना है, उसी तरीके से पेशेंट को इंस्ट्रक्ट देने हैं। एंड देन इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, हाँ वो सेम थिंग है कि जब भी हम पेशेंट को वाइल दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए और पेशेंट को भी हमें प्रॉपर एजुकेट करके दे बताना है कि आपको ऐसे वाइल पकड़ना है, इतना इसमें सैंपल लेना है, वो सारी चीजें आती है। बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, मीन्स कई बार ऐसे होता है कि हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं डॉक्टर के थ्रू कि कई बार हमें एंटीबायोटिक देने से पहले पेशेंट के सैंपल लेने, अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ स्पेसिमेंस, मीन्स जो भी ऑलरेडी वायल वगैरह हैं या जो भी स्पेसिमेंस अगर कंटामिनेटेड है तो हमें उसको यूज नहीं करना है एज ए सैंपल। फिर आता है कि स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट, अब ये चीजें हैं कि हमने कलेक्शन तो कर लिया है सैंपल का, बट हम जैसे मॉर्निंग में हमने यूरिन सैंपल कलेक्ट करा कल्चर सेंसिटिविटी के लिए या फिर ब्लड सैंपल है, तो भी कई बार ऐसे होता है कि हम 2-3 आवर्स के लिए फ्री नहीं होते हैं, बिजी रहते हैं बहुत, और हम इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में वो नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वो एक गलत चीज है, क्योंकि उसमें फिर आता है कि अगर ब्लड है तो ब्लड क्लोट हो सकता है, ठीक है, उस क्लोट हो जाएगा तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन में पूरे वेरिएशन आ जाएंगे रिपोर्ट में। ऐसे ही यूरिन का होता है कि जब हम जैसे ही पेशेंट का कलेक्शन लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, हमें उसी टाइम ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कि यूरिन सैंपल अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसी टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, 2-3 आवर के लिए हमारे पास रखा हुआ है वार्ड में, इधर उधर रख रहे हैं, तो उससे क्या जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो नहीं हो पाता है, और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजेंस है, उनकी डेथ हो जाती है, मीन्स वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं, और जो ओरिजिनलिटी है, जो मीन्स ओरिजिनल रिपोर्ट हमें चाहिए होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। इट मीन्स यही होता है कि वहां पे रिजल्ट में वेरिएशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट इज दैट सेपरेट सेक्शन फॉर पेपर वर्क। अब आता है कि पेपर वर्क का मीन्स ये कि हमें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके वार्ड के अकॉर्डिंग, हमें हमारे स्टाफ के अकॉर्डिंग हमें रहता है कि हम कितने पेशेंट हैंडल कर रहे हैं, कितना हमें पेपर वर्क करना होता है, तो हमें हमारा पेपर वर्क भी साथ साथ कंप्लीट करना है। मीन्स हमने पेशेंट का ये कलेक्शन लिया है एंड ट्रांसपोर्ट कर दिया है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल भेज दिया है, ये सारी चीजें हमें जो पेपर वर्क है, जो पेशेंट की फाइल है उसमें पुट करना होता है, उसमें इंक्लूड करना होता है, नर्सेज ड्यूटी में इंक्लूड कर देते हैं। देन आता है स्पेशल प्रिजर्वेशन और होल्डिंग मीडिया। अभी अब वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे उतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, उतने अच्छे इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड होंगे। तो ये होता है कि जब भी हम कोई भी सैंपल लेते हैं तो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं, जो भी सैंपल कलेक्शन के लिए, सैंपल कलेक्शन करने के बाद उनको होल्ड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो थिंग्स अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको हमें प्रॉपर यूज करना होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, फिर आता है जैसे कि जनरल गाइडलाइंस है वो हमें कैसे फॉलो करनी है, उसमें क्या क्या हो सकता है, फिर जैसे आता है कि रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, ये चीजें वैसे आप जब भी हॉस्पिटल में जाओगे ड्यूटी करने के लिए तब भी आपको समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, बट यहाँ पे हम जस्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, मीन्स हमें आइडिया होना चाहिए उस प्रोसेस का जो हमें करना है। अभी स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट हो गया है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। Okay. Next is that criteria for rejection of specimen. Several criteria can be considered by a laboratory on the basis of which the processing of specimen may not be done by the laboratory, such as decision must be
made in light of the specific requested investigation. Laboratory investigation of a sample are a waste of time and resources if following criteria are not fulfilled. यहाँ पे ये बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जो भी कलेक्शन हमने लिया है, सैंपल कलेक्ट करा है पेशेंट का, वो लेबोरेटरी में जो इन्वेस्टिगेटर हैं वहां पे वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करे गए। फर्स्ट इज दैट मिसिंग और इनएडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन, मीन्स हम प्रॉपर आइडेंटिफाइड नहीं करते हैं, प्रॉपर हम जो कंसर्ट फॉर्म है उसको फिल नहीं करते हैं, और जो भी सैंपल हम भेज रहे हैं उसको लेबल नहीं कर रहे हैं, तो वो जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको समझ में नहीं आते कि ये कौन से पेशेंट का है, क्या हमें इसमें से फाइंड करना है, नहीं समझ में आता है, तो वो लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, मीन्स कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनका उससे टाइम खराब होता है। मीन्स उस टाइम में वो किसी और का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और किसी का यूज कर सकते हैं। वो अब इस चीज को समझते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम और रिसोर्सेस वहां पे हैं। सो इनएडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी आ सकता है। जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर पता होता है कि इतने सैंपल, जैसे कि हम जो कंसेंट फॉर्म देते हैं उसके साथ हम उसमें इंक्लूड करते हैं कि पेशेंट का कौन सा हमें रिजल्ट चाहिए। अगर वो रिजल्ट जो हम लिख रहे हैं, जैसे कि ब्लड का सीबीसी है, आरबीसी है, ये सारी चीजें, एचबी है, ये सारी चीजें हम लिख के देते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग एडिक्वेट क्वांटिटी में सैंपल नहीं है तो वो लोग टेस्ट नहीं करेंगे, वो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। स्पेसिमेन कलेक्टेड इन एन इनएप्रोप्रिएट कंटेनर, हाँ जी, ये आते कि इसमें जैसे यूरिन का है या फिर ब्लड का है, तो ब्लड में भी क्या होता है कि अलग अलग वायल्स होती हैं, तो हम अगर मान लो टेस्ट कराना है कुछ और हम जो भी सैंपल है उसको पुट कर देते हैं किसी और वायल में, तो उससे क्या होता है कि वो वायल अप्रोप्रिएट नहीं है उस सैंपल के लिए। हो सकता है उसमें ब्लड क्लॉट हो सकता है उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, हो सकता है कि उसके अंदर जो भी लिक्विड होता है वो उस टेस्ट के लिए नहीं होता है, तो वो उस कंडीशन में भी रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज दैट कंटामिनेशन सस्पेक्टेड, कई बार ऐसा होता है कि एचआईवी वाले जैसे पेशेंट हों या फिर किसी भी जैसे ब्लड इन्फेक्शन से कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं, तो वो जो सस्पेक्टेड होते हैं उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। इन एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, ये वो जो चीजें हैं जिन चीजों का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है, मीन्स कुछ जो जनरल गाइडलाइन है उनको फॉलो करनी, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो वो जो कंडीशन आती है उस कंडीशन में हम जो सैंपल दे रहे हैं रिपोर्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो लैब के थ्रू रिजेक्ट हो सकता है। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो स्पेसिमेन को रिजेक्ट कर सकते हैं। कंटेनर्स एंड स्वाब फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, अब आता है कि कुछ कंटेनर होते हैं, मीन्स जिसमें हमें कलेक्ट करना होता है सैंपल, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कुछ वायल आपको शो हो रही होंगी। फर्स्ट आते हैं 4 फेसेस, यूनिवर्सल कंटेनर इसके लिए होता है। स्पून अटैच्ड टू द इनसाइड ऑफ ए स्क्रू कैप, इसके साथ कैप अवेलेबल होती है। फिर जैसे यूरिन के लिए आता है तो यूनिवर्सल कंटेनर और फॉर स्मॉल क्वांटिटीज, मीन्स जैसे जितना हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि यूरिन कल्चर है, यूरिन सेंसिटिविटी है या फिर दोनों है, तो उसके हिसाब से हमें हॉस्पिटल्स में वायल प्रोवाइड होती है कि कौन सी वायल हमें पेशेंट को देना है। फॉर लार्जर क्वांटिटीज 250 ml वाइड और स्क्रू कैप्ड बोटल्स आर कन्वीनियंट, ये सेम थिंग्स है कि हमें डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पे कि हमें क्या क्या पेशेंट का रिपोर्ट चाहिए है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को वायल देते हैं। 4 आता है स्पूटम, यूनिवर्सल कंटेनर शुड नॉट बी यूज्ड, स्क्वाट वाइड माउथ डिस्पोजेबल कंटेनर शुड बी यूज, इसमें
जो आपको शो हो रहा है इस टाइप का स्पुटम के लिए वाइल यूज करते हैं। ब्लड के लिए जैसे आपको पता है कि एंटीकोएगुलेंट और सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग वाइल होती हैं। उनमें कलर होता है ना, ऑरेंज, रेड, पिंक, येलो। एग्जैक्ट तो सारी चीजें मुझे भी नॉलेज नहीं है इनका, बट जब आप वार्ड में काम करेंगे तो आइडिया लग जाता है कि कौन सी वाइल में हमें कौन सा यूज करना है, मीन्स कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें कौन सा वाइल यूज करना है। फिर ब्लड कल्चर के लिए जैसे बोतल आपको शो हो रही होंगी, दिस मस्ट बी एटलीस्ट लार्ज इनफ टू होल्ड 50 ml of liquid medium with which it is issued from laboratory plus 5 to 10 ml of patient blood। इसके अंदर क्या होता है कि 5 से 10 ml पेशेंट का ब्लड होना चाहिए ब्लड कल्चर के लिए। ठीक है, अभी एंटीकोएगुलेंट और सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए तो छोटी छोटी वायल्स होती हैं, इसमें 2-3 ml ब्लड यूज करते हैं, बट कल्चर के लिए जो होता है तो 5 से 10 ml यूज करते हैं। ये कल्चर की जो बोतल होती है ये मीन्स इनके अंदर कुछ लिक्विड जैसा होता है, तो उसमें हमें ब्लड डालना होता है और जल्दी ही लैब में पहुंचाना होता है। फॉर सीरियस फ्लूइड्स यूनिवर्सल कंटेनर एडिशन ऑफ 0.3 ml to 20% सॉल्यूशन, मीन्स इनके अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन होता है। ये जो यूनिवर्सल कंटेनर है इनका मीनिंग ये है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन होता है। This avoids difficulty in performing cell counts or procedure with such fluids। कुछ फ्लूइड्स के लिए अभी जैसे कि स्वाब्स हैं, अभी जो आरटीपीसीआर हो रहा है वो आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि स्वाब्स suitable for taking specimens for exudates from the throat, nostril, ear, skin, bones and other accessible lesion consist of a sterile placed of material यूजुअली कॉटन, वूल और सिंथेटिक फाइबर। अभी जैसे किसी ने अगर कोरोना का टेस्ट कराया होगा तो वो लोग समझ सकते हैं स्वाब्स का मीनिंग क्या है। स्वाब्स फॉर स्पेशल पर्पस, इन ये स्पेशल पर्पस बेबी स्वाब हो सकते हैं, पेरेनेजल स्वाब है, पोस्ट नेजल है, लेरेंजियल है, हाई वेजाइनल एंड सर्वाइकल स्वाब है, सीरम कोटेड कॉटन वूल स्वाब। ये कुछ स्पेशल स्वाब होते हैं जिनको पर्पस के इन पर्पस के लिए मोस्टली यूज करा जाता है। उनसे क्या, जैसे कि अब हम कोरोना टेस्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है, ये स्वाब हमारे जस्ट थ्रोट में वो पुट करते हैं और एक बारी में ही वापस निकाल लेते हैं, तो उसका मीन्स ये होता है कि वो जो हमारे अंदर माउथ के अंदर जो कुछ ऐसी चीजें हैं वो स्वाब की वहां पे टच हो जाती हैं, उससे क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट में आ जाता है। तो स्वाब का मीन्स होता है कि वो टच करते ही जो भी पैथोजेंस हैं वो उनके साथ आ जाते हैं। सो कंटेनर्स ऑफ एनारोबिक स्पेसिमेंस, ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे सिरिंजेस हैं, इनको कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं ये, फिर आईज के लिए हमें क्या यूज करना है, फिर कोरोनियल स्कारपिंग, ये सारी चीजें तो आपके उसमें नहीं है। इनर एयर के लिए क्या यूज करते हैं, स्क्रू कप ट्यूब। वैसे हमें जनरली जो स्टार्टिंग वाली थिंग्स हैं वो ही पढ़नी चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट ईयर में हमारे लेवल का इतना ही है। जो भी इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, जनरल गाइडलाइन पता होना चाहिए, क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am.
वो ये ना कि सेम चीज है कि हमें इसके ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, प्रिपरेशन पता होना चाहिए, और जो प्रोसेस, जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है वो हमें पता होनी चाहिए। अब आते कि सक्सेसफुली कैसे हो सकता है, जो हमने सैंपल लिया है वो कैसे सक्सेस हो सकता है। मीन्स हमें उसका एडवांस प्लानिंग होना चाहिए, करेक्ट उसका पैकेजिंग होना चाहिए। अभी मेरे पास एक पीपीटी है, मैं उसको शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। जैसे कि आपको अभी अभी पीपीटी शेयर हुआ है ना? यस मैम। ओके, आप इसको ओपन करके देखना। इसमें फर्स्टली वो ये कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एंड देन सक्सेसफुली कैसे हो सकता है, जो हमने प्रोसीजर करा है उसका हम एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, फिर जो उसके जो कलेक्शन हमने किया है उसके इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या क्या हो सकता है, ब्लड फॉर स्मेयर्स, अभी इसमें ब्लड का, कल्चर का, ये सारी चीजें, वायल्स जैसे हमने लास्ट पीपीटी में देखा था वो सेम चीजें हैं। सीरम के लिए हमें क्या यूज करते हैं, फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जैसे सीएसएफ वाला कलेक्शन है, लंबर पंक्चर से या स्टेराइल ट्यूब से असेप्टिक कंडीशंस यूज करते हैं। ट्रेंड पर्सन वहां पे होना चाहिए, हर कोई सीएसएफ वाला कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो रेक्टल स्वाब है, फिर स्टूल सैंपल फॉर वायरसेस, मीन्स वायरसेस के लिए होता है, फिर बैक्टीरिया के लिए हमें क्या क्या सैंपल लेना, पैरासाइट्स के लिए थ्रोट स्वाब वाला जो आजकल चल रहा है, फिर नोजोफेरेंजियल स्वाब में जो है कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो ये जो पीपीटी अभी मैंने शेयर करा है इसमें ये आपको सारा है, आप एक बार पढ़ना, फिर कल की क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? अच्छा पीपीटी है पूरा, आप इसको पढ़ लो। अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि लेबोरेटरी के जो टेस्ट हैं वो इन्वेस्टिगेशन हमें कैसे सक्सेस करनी है, मीन्स हमारी जो क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए, एडवांस प्लानिंग होना चाहिए, मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमें पेशेंट का ये टेस्ट कराना है, उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना है। कलेक्शन ऑफ एडिक्वेट, अप्रोप्रिएट, फिर सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बायोसेफ्टी होना चाहिए, करेक्ट उसका पैकेजिंग होना चाहिए, रैपिड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जो जस्ट हमने पढ़ा है वही सब रिपीट हो रहा है। एंड देन स्पेसिमिन कलेक्शन का जो इश्यूज हो सकते हैं वो जस्ट हमने अभी देखा कि जो भी कुछ गाइडलाइंस अगर उसको फॉलो नहीं करते तो वो स्पेसिमेंस कैंसिल हो जाएंगे, उनको लैब वाले कैंसिल कर देंगे, उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। जो एग्जैक्ट हमारी जो प्लानिंग है अगर वो सही नहीं है तो कैंसिल होने के वो रीजंस वहां पे हो सकते हैं। फिर जैसे कि ट्रांसपोर्ट मीडियम है, वही सेम थिंग है कि जो पैथोजेंस हैं वो कंटामिनेट्स टू सर्व, मींस नॉन न्यूट्रेटिव डज नॉट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू proliferate, मींस फॉर बैक्टीरिया के लिए या फॉर वायरसेस के लिए है। तो हमें प्रॉपर उसका ट्रांसपोर्ट, मीन्स जो हैंडलिंग के लिए चीजें हमें हॉस्पिटल में मिलती हैं, कि जैसे यूरिन कल्चर हम ले रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो उनको देखा होगा आपने कि बड़े बड़े डब्बे जैसे कुछ रखते हैं वो लोग, लैब वाले रखते हैं ना, वो बोल देंगे इनको उसी में रख दो क्योंकि उसमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, अगर वो प्रॉपर यूज नहीं होती तो जो ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है वो अगर प्रॉपर यूज नहीं होता है तो सैंपल में जो रिजल्ट है, जो भी रिपोर्ट है उसमें वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं।
blood for smears collection, capillary blood from finger prick, मैक स्मेयर, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, सेम थिंग आती है कि जो ब्लड हो, यूरिन हो, ब्लड कल्चर हो, जो भी है उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट का स्पेशली ध्यान रखना है। अब जैसे ब्लड कल्चर के हमने वायल देखा, उसमें बच्चों में तो ले सकते हैं 0.5 से 2 ml ब्लड, लेकिन अडल्ट में 5 to 10 ml है। रिक्वायर्स एसेप्टिक टेक्निक्स, हमें प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी होती है। 10 minutes ऑफ फीवर मीन्स कलेक्ट विद इन 10 minutes ऑफ फीवर। अगर फीवर है तो उसके 10 मिनट के अंदर अंदर हमें कलेक्ट करना है, क्योंकि उससे जो बैक्टीरिया है उसका प्रॉपर हमें पता लग सकता है। इफ सस्पेक्ट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, 3 sets ऑफ ब्लड ऑफ कल्चर, हैंडलिंग द ट्रांसपोर्ट, सेम थिंग है कि जो ब्लड कल्चर के लिए वायल होती है ना, उसको जल्दी से जल्दी लैब में पहुंचाना होता है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे लेबोरेटरी में रहती है। ठीक है। सीरम होता है, वेनस ब्लड इज स्टाइल टेस्ट ट्यूब, लेट क्लॉर द 30 मिनट एट एम्बाइन टेम्परेचर, ग्लास बेटर देन प्लास्टिक। ये तो क्या है कि ये जो पीपीटी है इसमें जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो भी कलेक्शन ले रहे हैं उसमें कितना अमाउंट आप लेंगे और कितनी देर बाद आप उसको लेंगे, मीन्स कौन सी कंडीशन में वो सैंपल आपको कलेक्ट करना है। तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जस्ट डिस्कस करा है कि ब्लड सैंपल है, जो भी स्पेसिमेन कलेक्शन है वो हमें कब कलेक्ट करना है, उसके लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है और कौन कौन सी हमें फॉलो करनी है, ताकि पेशेंट की जो रिपोर्ट है उसका रिजल्ट एग्जैक्ट आ सके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. पक्का? Yes, ओके। अभी आप जो मैंने पीपीटी शेयर करा है इसको पढ़ लेना, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ।
क्लास खत्म हो गई क्या? अटेंडेंस ले लो।
एक